प्रिंसिपल इंफॉर्मेटिक ग्रुप ऑफ कॉलेज मोहम्मद कसवर शकूर को मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। टैलेंट न्यूज टीवी के मारूफ प्रोग्राम एक दिन टैलेंट के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है, जैसा कि आपको मालूम है हम आपको मुख्तलिफ टैलेंटेड पर्सनैलिटीज से मिलाते रहते हैं। आज की जो पर्सनैलिटी है बहुत ही इंस्पायरिंग, डायनामिक और दबंग पर्सनैलिटी है। अगर मैं उनका तारफ कराता जाऊं तो बहुत बड़ा तारफ है। उनका तल्लुक एक जिम्मेदार घराने से, उनके वालिद साहब फार्मिंग करते थे, ऑयल मिल का बिजनेस करते थे, उसके साथ उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस किया। लेकिन ये शख्सियत जो है वो एजुकेशन की तरफ आ गई, उसके साथ गवर्नमेंट जॉब भी मिली। लोग गवर्नमेंट जॉब को तरसते हैं, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से भी क्विट कर दिया। लोग बिजनेस की अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, लेकिन घर के अंदर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने बिजनेस पर अपनी जॉब को, तालीम की तरफ आने को तरजीह दी। इस शख्सियत ने, बाहर के ममालिक में लोग जाते हैं, मलेशिया में जाने का इत्तेफाक हुआ, इनकी हसीन यादें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वहां से भी भागकर पाकिस्तान आ गए, क्योंकि इनका एक ही जहन था कि मैंने अपने कौम के बच्चों को, अपनी नेशन को, उनकी तरबियत करनी। सबसे पहले सर मैं आपका बहुत ममनून हूं, मशकूर हूं। कश्वर साहब, आपने हमें वक्त दिया। हमें मालूम है कि आप बहुत मसरूफ थे, लेकिन आपकी मोहब्बत, आपका प्यार है कि आपने हमें वक्त दिया। तो पहला सवाल भी आपसे यही है कि आप घर के अंदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मौजूद थी, आपके वालिद साहब जो थे ट्रांसपोर्टर थे, फार्मिंग करते थे, ऑयल मिल थी, लेकिन आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को क्यों चूज किया? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो हमें इस काबिल समझा, आप यहाँ पे तशरीफ लाए। उसके बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँगा। तो मनशा ताहिर साहब, जैसे हर एक बंदे के अंदर कुछ एबिलिटीज होती हैं इनबिल्ट। कुछ लोग उसको बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं, कुछ लोगों को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में से गुजरना पड़ता है। तो मेरे साथ अगर मैं कहूँ तो टीचिंग फील्ड ऐसी थी और ये एक पैशन बन गया, और ये पैशन मेरा जो था वो वेरी फर्स्ट डे से, मैं आपको एक छोटा सा उसके हवाले से आगाज से इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं पढ़ रहा था, जब मैंने क्योंकि अपनी जो तालीम थी इब्तदाई वो हमारे पास ही गांव था 351 EB, वहां से हासिल की गवर्नमेंट हाई स्कूल से 8th क्लास तक। एक्चुअली मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था कि मैं पढ़ूं और मैं जो है वो अपना एक नाम बनाऊं, अपना एक मकाम बनाऊं, और उनको इस चीज से गर्ज नहीं थी कि इससे कितनी अर्निंग हासिल होती है। मतलब अभी तक भी उनका यही व्यू है कि आप आगे एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हो, इसको, अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू करो। तो उनको एक फख्र था कि जी मैं पढ़ रहा हूं। तो शुरू से ये आपको खानदान की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट थी कि आपने जो कैरियर चूज करना है आप कर सकते हैं। कसवर साहब, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि हम अपने बच्चों को फ्री नहीं करते कैरियर को चूज करने के। जो वालिदैन अपने बच्चों को इख्तियार देते हैं, वो जो बनना चाहते हैं उस कैरियर को चूज करना, वो जिंदगी के अंदर कामयाब भी करते हैं। तो यही मेरा ख्याल है, यही सोचकर आपके वालिद ने आपको इख्तियार दिया। उन्होंने फुली तौर पर मुझे सपोर्ट किया। मुझे 9th क्लास में उन्होंने साहिवाल में एडमिशन मेरा करवाया। 9th क्लास में मैंने तारिक बिन ज़ियाद साइंस सेकेंडरी स्कूल साहिवाल में, वहाँ पे एक निजी तालीमी इदारा है, काम थी, वहाँ पर अपनी मैट्रिक जो थी वो 2005 में वहाँ से तारिक बिन ज़ियाद से की। और उनके फ्री हैंड की ये बात थी वालिद साहब के कि इवन उन्होंने, वो खुद पढ़े लिखे हैं, उन्होंने जो है वो उस दौर में FSC जो तालीम अपनी FSC तक मुकम्मल की, फिर दादा अबू के प्रॉब्लम्स की वजह से वो ना पढ़ सके और उन्होंने बिजनेस साइड पे आ गए, उनकी फार्मिंग वगैरह को देखा।
लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी सब्जेक्ट चूज करने में भी मुझ पे कभी फोर्सफुली कुछ नहीं कहा। लाइक मैंने 9th क्लास में बायोलॉजी की जगह कंप्यूटर चूज कर लिया पढ़ने में। अब लोगों की परसेप्शन उस दौर में ये थी कि शायद बायोलॉजी जो है वो जो ज्यादा काबिल जहीन लोग हैं वो पढ़ते हैं और कंप्यूटर जो है वो ये ऐसा ही कम जो है जहीन वो पढ़ते हैं। और वहां पे इसीलिए उन्होंने मुझे तीसरे सेक्शन में रखा कंप्यूटर चूज करने की वजह से तारिक बिन ज़ियाद में। तो जब रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्कूल में फर्स्ट पोजीशन आ गई। इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट के लिए तारिक बिन ज़ियाद स्कूल में भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, वो हायर सेकेंडरी स्कूल था, लेकिन मैंने वाले साहब से कहा कि मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में FSC करनी है साहिवाल से, तो उन्होंने मुझे फुली अलाउ किया। और इवन दो मेरी एडमिशन में और हर जगह पर उन्होंने मुझे फ्री हैंड दिया कि जो यानी आपकी जो इब्तदाई एजुकेशन है वो गांव से, उसके बाद साहिवाल से। आपने मास्टर जो है किस सब्जेक्ट में किया और कहां से किया? सर मैंने FSC के बाद एक्चुअली मास्टर मेरा जो है वो इंग्लिश में है, उसके बाद मैंने MPhil भी इंग्लिश में किया बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी साहिवाल कैंपस से, सब कैंपस साहिवाल था। तो आपने MPhil करने के साथ साथ वहां मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ाना भी शुरू कर दिया? वो सर पढ़ाने का जो वाकया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि मैं जब ना जी शुरू से थोड़ा सा हमारे घर में एक रिलीजियस एटमोसफेयर था, तो नमाज की तरफ तरगीब दी जाती थी, तो मस्जिद में जाना असर के बाद ना मैंने गांव के, जब मैं मैट्रिक में वहां पे पढ़ रहा था तारिक बिन ज़ियाद में और वहां पर आया एग्जाम्स के बाद छुट्टियां थी, तो मैंने बच्चों को इकट्ठा कर लिया कि आप मस्जिद में मेरे पास आया करो, असर की नमाज आप पढ़ा करो और मैं आपको पढ़ाया करूंगा। स्कूल का छोटे बच्चे थे और मगरिब की पढ़ के आपको छुट्टी हो जाएगी। और उसके पीछे मेरा जो मोटिव था वो ये कि इस बहाने बच्चे नमाज पढ़ने लग जाए। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक कजन ने तंजन मुझे कहा, हम बैठे हुए सारे अपने डेरे में, तो उन्होंने मुझे तंजन कहा कि यार ये तो पढ़ाने लग पे बच्चा नु, ये मास्टर बड़ा अच्छा बन जाएगा। तो वो जब आज भी मुझे वो साउंड करते ना जहन में कि उसकी बात अल्लाह ताला ने वो ठीक कर दी, वो डिसाइडिंग मोमेंट्स थे लाइफ के। कसवर साहब, आपका गुज्जर फैमिली के साथ तल्लक है, गुज्जर और तलीम, ये थोड़ा सा बड़ा यानी कि इसके अंदर आ जाता है कि यार गुज्जर फैमिली, उसको तो लाशा करना चाहिए था, तो आपने तलीम की तरफ ही आने को तरजीह दी? सर उसकी रीजन ये थी कि एक तो वाला साहब को बड़ा शौक था और वो चाहते थे कि मैं उस ट्रैक पे ना जाऊं जहां पे हमारे ऑलरेडी इंसेस्टर्स चल रहे थे, कि मतलब वो जो रिप्यूट थी एक उसको पॉजिटिव करूं, इसलिए उन्होंने मुझे फुली इसमें सपोर्ट किया। दूसरी चीज जो थी तालीम में आने के लिए, वो मेरे अपने अंकल, मैटरनल अंकल जो थे, मामू थे, वो भी ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में थे और उन्होंने इस तरफ रुझान था, मैंने उनको ज्यादा आइडियलाइज किया और मैं तालीम की तरफ मूव कर गया। और जो सबसे बड़ी चीज थी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चीजें जो हैं वो चेंज होनी शुरू हो गई हैं। लाइक हमारी फैमिली में मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली में जो है वो PhD होल्डर अपने फर्स्ट कजन्स में हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मतलब ताया जी के बेटे हैं नवीद साहब, उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD ऑस्ट्रेलिया से रिसेंटली कंप्लीट की है। इसी तरह MBBS डॉक्टर्स हैं। तो अब उस तरफ जो है वो रुझान बदलने लग गया, लोगों का वो एजुकेशन आ गई है। दोस्तों, आज कसवर साहब की सालगिरह भी है, तो सबसे पहले हम आपको सर हैप्पी बर्थडे कहते हैं। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियां अता फरमाए, इसी तरह आप खुशो खुरम रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें, इसी तरह मुस्कुराहटें बखेरते रहें, इसी तरह जो है आपका गोल जो है, आपकी जो टारगेट्स हैं, इसी तरह अचीव करते रहें। तो दोस्तों, इन्होंने अपनी सालगिरह के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम अरेंज कर रखा है जिसके अंदर इनके कोलीग्स हैं, इनके दोस्त हैं, और वहां पर जाकर देखते हैं कि केक काटने की जो सेरेमनी है वो तैयार है। हम इनके साथ चलते हैं और केक काटते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि वहां क्या समा है। चलते हैं इनकी बर्थडे पार्टी में। छोटा सा आप हमें बताइए थोड़ा सा कि आपने किन किन कॉलेजेस में पढ़ाया? सर ड्यूरिंग माई मास्टर जो था, एक्चुअली मेरी टीचिंग फील्ड में आने के लिए, जैसे हमारी पहले डिस्कशन हो रही थी, तो मेरी MA इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर में 3rd पोजीशन आ गई यूनिवर्सिटी में। तो हमारी जो लेक्चरर थी वहाँ पे, हमारी टीचर थी, उन्होंने, मैडम ने मुझे मोटिवेट किया कि अगर आप क्योंकि पोजीशन में आ रहे हो, तो अगर आप थोड़ा सा आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो ना, तो जैसे ही आपका मास्टर कंप्लीट होगा उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में एज अ विजिटिंग लेक्चरर जो है वो यहाँ पे जॉब मिल सकती है। आप मतलब विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे लिटरेचर पढ़ा सकते हैं। तो वो उनसे डिस्कशन हुई, वो मेरी जॉब जो थी वो मैंने स्टार्ट की यहाँ पे सुफ़ा एजुकेशनल कम्प्लेक्स आरीवाला में बना था 2012 में, वहाँ से
जी जी। तो अब्दुल कयूम साहब बड़े नेक सिफ्त वहाँ पे प्रिंसिपल्स थे, तो उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा सर एक्चुअली ना मैं एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी हमारे पास सीट नहीं है। मैंने कहा सर सीट तब देखी जाती है जब आपने सैलरी देनी। क्या मैं सैलरी के लिए नहीं पढ़ाने आया, मैंने एक्सपीरियंस गेन करना है, और उसके लिए मैं वॉलंटरीली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देने को लैंग्वेज टीचर के हवाले से तैयार हूँ। उन्होंने मुझे मौका दिया और बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। उसके बाद मैंने जो था वो जब, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो थी वो साहिवाल से कंटिन्यू थी और जॉब मैंने आरेवाला में स्टार्ट कर ली, तो प्रॉब्लम आ रहा था एजुकेशन को कंटिन्यू करना और जॉब को साथ साथ। जाहिर है कि तो फिर मुझे साहिवाल मूव करना पड़ा। वहाँ पर मैंने लिमिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस था, वहाँ से स्टार्ट लिया करियर का। वहाँ पे मैंने उनके साथ जो है वो 2 सेशन जो है वो टीच किए। देन साथ ही मेरा जब मास्टर कंप्लीट हो गया उसके बाद वहाँ पर शिबली ग्रुप ऑफ कॉलेजेस था जो उसकी फैसलाबाद में है बेसिकली, तो साहिवाल में उसकी ब्रांच बनी। वहाँ पर इवनिंग में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की क्लासेस लगती थी उसी बिल्डिंग में, और मॉर्निंग में शिबली की। तो जैसे ही उधर से मास्टर कंप्लीट हुआ, जैसा कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाऊँ, तो BZU में मुझे विजिटिंग लेक्चरर के तौर पर पढ़ाने यानी का मौका वीकेंड मिला। क्लासेस जो है आपने वहाँ लेनी शुरू वहाँ कर पे दी। मैंने पढ़ानी शुरू कर दी MA इंग्लिश को। मैंने शिबली कॉलेज के साथ साथ इवनिंग में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का जो साहिवाल कैंपस है वहाँ पे पढ़ाया, और विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे कॉमसेट्स में स्टार्ट किया 2014 में। जो कॉमसेट्स और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साहिवाल कैंपस में मैंने 2014 से लेकर ऑनवर्ड मास्टर कंप्लीट होने के बाद 2017 तक मैंने वहाँ पे टीच किया विजिटिंग लेक्चरर। ये टीचिंग के दौरान ही आपको बिजनेस का शौक भी पैदा हुआ। मैंने सुना है कि आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था, इसकी क्या वजह थी? बिजनेस की तरफ क्यों आए? सर एक्चुअली वो टीचिंग से पहले का एक फेज था, मैंने स्टडी डिसकंटिन्यू कर दी। अच्छा। मैंने स्टडी टीचिंग से पहले का वो फेज था। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, तो मुझे शौक था बचपन से, जब वालिद साहब के साथ बैठते थे देखते थे चीज़ों को, जैसा अमूमन बच्चों को होता है कि घर का माहौल था। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया उनके साथ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का, हमारी ट्रांसपोर्ट का ही अपने बिजनेस को ही कंटिन्यू किया। वालिद साहब का बिजनेस को टेक ओवर किया और उनको बकायदा फिर वो भी ग्रास रूट लेवल पे जाके सीखा। मतलब मैंने एक कंडक्टर, ड्राइवर और वो सारे प्रोसेस से मैं गुजरा, खुद थारोली वर्किंग करके 6 माह तक मैंने वो वर्किंग करके सीखा, क्योंकि वालिद साहब नहीं थे इस हक में कि मैं बिजनेस करूं, लेकिन वो इस चीज़ को भी नहीं करना चाहते थे कि मेरी जो ख्वाहिश है उसको रिजेक्ट कर दें। मैंने सीखा, जब मैंने सीखने के बाद देखा सारा माहौल, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस मेरे लिए यानी आपकी तबीयत के साथ वो मैच नहीं करता था। पब्लिक डीलिंग और उसमें जो लैंग्वेज जो थी वहाँ पे ड्राइवर्स की और जो ट्रांसपोर्टर्स की, वो चीज़ें मैच नहीं करती। तो मुझे फिर आप बिजनेस से फिर दोबारा एजुकेशन की तरफ मैंने फिर जो था वो बैचलर ऑफ आर्ट्स BA किया। देन मैंने मास्टर शुरू किया गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से, लेकिन फिर आपकी तालीम जो थी वो कंटिन्यू रही। कसवर साहब, इसके अंदर आपको गवर्नमेंट की जॉब में मिली। आप देखें कि गवर्नमेंट की जो जॉब होती है हर एक इंसान की ख्वाहिश होती है, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा फ्यूचर भी इसके अंदर सिक्योर हो गया, लेकिन आपने वो 2 माह के अंदर ही छोड़ दी, आखिर क्यों? ये सर गवर्नमेंट जॉब जो थी, मुझे 2016 में गवर्नमेंट में मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज ए SSC। यहाँ पर साथ ही हमारे गांव था 66 CB, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। मेरा अब वो लेवल मतलब उनसे मैच नहीं हो सका, इसलिए मैंने कहा कि ये जो है ना जी, ये इस पेशे के साथ नाइंसाफी है। क्या बात? ये पैगंबराना पेशा, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, तो बजाय इसके कि मैं इस जॉब से चिपका रहूं सिर्फ इसलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर है, जॉब सिक्योर है, और वहाँ पे वो पैशनेट वर्किंग उस लेवल पे मैं ना कर पाऊँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आजकल देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी लोग बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। तो उसमें मैं बजाय इसके कि बच्चों, मैंने सोचा कि यहाँ पे बेहतर है कि मैं ये सीट किसी दूसरे के लिए वेकेंट करूँ जो आके इन बच्चों को प्रॉपर पढ़ा सके, इनको उनके मेरिट पे जाके वर्किंग कर सके। इसलिए मैंने सिर्फ 2 माह के अरसे के बाद ये गवर्नमेंट को खैरबाद कर दिया। कसवर साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि आपने टीचिंग स्टार्ट की, टीचिंग को अपना प्रोफेशन बनाया, लेकिन इसके साथ आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए। आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं तो न्यू बीकन हाउस के डायरेक्टर बन जाते हैं, तो उसके बाद जो है यहाँ का एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है इंफॉर्मेटिक, और उसके प्रिंसिपल बन जाते हैं। तो ये टीचिंग से एडमिनिस्ट्रेशन में आने का ये क्या तब्दीली थी? सर एक्चुअली मैं अगर देखूँ अपनी सारी चीज़ों को, तो मैं बेसिकली एक टीचर हूँ। मैं आज भी समझता हूँ इवन कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में रहते हुए भी मैं साथ में क्लासों को टीच भी करता हूँ। मतलब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपलशिप में आने के बाद भी, वहाँ डायरेक्टरशिप में रहने के दौरान भी मैंने क्लासेस को पढ़ाना नहीं छोड़ा, क्योंकि ये मेरा पैशन था। मुझे वो एक ऑडियंस
और ये सिलसिला चलता रहा। एक्चुअली टीचिंग फील्ड में रहते हुए मेरा अपना एक विजन था, मैं जिस लेवल पे जाके चीज़ों को करना चाहता था, मैं सोचता था कि जो लोग मुझसे काम ले रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, मैं शायद इनसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता हूँ। दूसरी चीज़ थी कि अब वहाँ पर वो जो मैं चाहता था करना, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर रहकर पॉसिबल नहीं था। वहाँ पर आपके पास इख्तियारात लिमिटेड होते हैं, वहाँ पे आपको एक मैप्ड आउट डायरेक्शन में चलना पड़ता है। सही है। आप चीज़ों को मैप्ड आउट नहीं करते, मतलब हर बंदे की अपनी अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे था कि मैं मैप्ड आउट जो है वे उसमें नहीं चल सकता, मुझे इस तरह से रास्ता खुद आपका विजन जो था वो बड़ा वाइड था। और दूसरी उसमें सर जो एक चीज़ सामने आई वो ये हुई कि वो स्टार्टअप था कॉलेज का, न्यू बिकन। उसमें भी जब मैंने स्टार्ट किया तो कॉलेज सेक्शन स्टार्ट हो रहा था, स्कूल उनका माशाल्लाह ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग में था। तो उस सेटअप को स्टैब्लिश करने के लिए मैंने उसको वेरी फर्स्ट डे से ज्वाइन किया, और वो एक चैलेंज लेकर, जबकि यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स थे, चैलेंज लेकर उसको एक्सेप्ट किया और उसमें फिर वर्क किया 2 साल तक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना लोहा वहाँ पे मनवाया। यही टीम वहाँ पे हमारे साथ थी, जो यहाँ पे मेरे दोस्त काम कर रहे हैं साथ। फिर यहाँ पे जो आने के आपने इंफॉर्मेटिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को कब ज्वाइन किया? सर मैंने इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को 1 अगस्त 2019 को ज्वाइन किया। इंफॉर्मेटिक्स स्टार्ट हो रहा था, मुझसे आने से पहले स्टार्ट हो चुका था अभी, मतलब प्रोसीजर शुरू था, एडमिशन वगैरह स्टार्ट थे। तो जब इसको मैंने टेक ओवर किया तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन ब्रांड्स को कम्पीट करना और उनके साथ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना और टीम बनानी। सबसे जो बेसिक चीज़ थी कि टीम बिल्डिंग बहुत बड़ा एक स्टेप था कि नए अदारे पे अमूमन लोगों का ट्रस्ट नहीं होता, लोग अपनी सिक्योर जॉब छोड़कर नहीं आते। तो उस टीम बिल्डिंग को जो है वो उस पर फोकस किया, और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के दौरान जो कुछ अचीव किया वो आपके सामने के अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ वाला के जो टॉपर बच्चे हैं, जिन्होंने बोर्ड के पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, उन्होंने हमें डिफरेंट ब्रांड्स को छोड़ के हमें ज्वाइन किया। आपको ज्वाइन, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो लास्ट ईयर और इस साल में आरिफ वाला के टॉपर बच्चों की हम फर्स्ट चॉइस बने, और ये अल्लाह का करम है, मेरे टीम की मेहनत है, और वो एक विजन है कि जहाँ पर हमने कभी भी जिस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया वो है क्वालिटी एजुकेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस लेवल तक पहुँचे हैं। यानी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे पता है कि कसवर साहब, क्योंकि आपके अदारे के जो चेयरमैन साहब हैं राना यासर साहब दुबई में एक लग्जरी जॉब भी करते थे, और उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी लग्जरी जॉब कि मैं अपने मुल्क आकर अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और उन्होंने फिर यहाँ पर इंफॉर्मेटिक कॉलेज का इनिशिएटिव लिया, एजुकेशन की तरफ आए, और उनको आप जैसे हीरों की तलाश थी। शायद यही वजह थी कि आपके अंदर उनको वो हीरा नज़र आया और आप इंफॉर्मेटिक कॉलेज का हिस्सा बने। सर राना यासिर सलीम साहब को ज्वाइन करने से पहले मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था, बिल्कुल सिक्योर जॉब थी, हर चीज़ मैनेज हो रही थी। एक्चुअली ये ग्रुप ज्वाइन करने के पीछे 2 मोटिव थे जी। एक तो ये कि जैसा मैं चाह रहा था वर्किंग करनी, जिस माहौल में, जिस एटमॉस्फेयर में मैं चाह रहा था काम करना, यासिर साहब का, हमारे जो चेयरमैन है, वर्दी चेयरमैन, उनका भी सेम ऐसे ही विजन, यानी एक ही एम था, एक ही विजन था। उस विजन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आप ये मुझे बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से तमाम बिजनेस जो हैं वो डूब गए हैं, और इसका अफेक्ट जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर, जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन पर बुरी तरह से असर पड़ा है। आप इसको किस तरह, इस दौर में, इस फेज़ में किस तरह मैनेज कर रहे हैं? सर मैनेज करने के हवाले से ये है कि हमने यहाँ पर जब ये सारा कुछ हुआ तो मैंने एक आइडिया दिया, जिस पे चेयरमैन साहब ने भी इस चीज़ को सेकंड किया, और सबसे बढ़कर मेरी जो अल्हम्दुलिल्लाह टीम है, सारे एक्सपीरियंस लोग थे, उन्होंने इस चीज़ को रेडीली एक्सेप्ट किया और उसमें वर्किंग शुरू की। और वो वर्किंग इस तरह से थी कि हमारे लिए भी आसान था कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर लेते, जैसे नॉर्मली कॉलेजेस कर रहे हैं कि डिफरेंट सिटीज़ के टीचर्स के वहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर लिए और उनको अपने पोर्टल पे डाल दिया। हमारे लिए इजी था, उसमें एक्सपेंस भी कम था, उसमें मेहनत भी कम थी। लेकिन हमने बेहतर समझा कि देखें, आप भी टीचिंग की फील्ड से जैसे वाबस्ता रहे हैं, तो एक टीचर की जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट बच्चों के साथ और बच्चों की जो उसको समझने की साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। हमने ये किया कि हमने अपने टीचर्स के लेक्चर रिकॉर्ड करके पोर्टल पे डाले, और उसकी रीज़न ये थी कि यही वो साथीज़ा हैं जिन्होंने इन बच्चों को रेगुलर क्लासेस में पढ़ाना है।
तो बच्चों की इनके साथ अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो। दूसरी चीज़ थी कि हमारी टीम इंट्रोड्यूस हो जाए। कसवर साहब, जैसा कि इस एरिया के अंदर तमाम ब्रांड मौजूद हैं, तमाम स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन इंफॉर्मेटिक कॉलेज जो है ये किस तरह लोगों को डिफरेंट एजुकेशन प्रोड्यूस करके अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहा है? सर उसके लिए हमने जिन चीज़ों पे वर्किंग की सर, वो ये की कि हमने क्वालिटी एजुकेशन पे वर्किंग की। लाइक आप हमारी फैकल्टी को ले लें, जो आरिफ वाला में यहाँ पे लोकल लेवल पे और यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए हमने स्पेशलिस्ट हायर की। लाइक इंफॉर्मेटिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस अपने रीजन में वाहद कॉलेज है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 5 लोग परमानेंट पीएचडी फैकल्टी में मौजूद हैं। गुड। मतलब पीएचडी फैकल्टी हैं 5 लोग, और हमारे पास परमानेंट फैकल्टी के तौर पर वो मौजूद हैं जो हमारे बीएस एमएससी की क्लासेस को बाकायदा तौर पर लेकर चल रहे हैं, और इंटरमीडिएट में भी वो हमारे जो हैं वो डिफरेंट रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारी हेल्प कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ हमने की कि हमने बजाय इसके, जैसे आप से अभी फरमा रहे थे कि ब्रांड्स मौजूद थे, तो सर जो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था डिफरेंट ब्रांड्स में काम करने का, मैंने बड़े बड़े कॉलेज नामों में काम किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये देखा कि वहाँ पर जो लैकिंग्स हैं, जो मैं वहाँ बैठ के सोचता था, जिस पे मुझे कोफत होती थी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे, क्योंकि हमारे ग्रुप की तरफ से जो हमें एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया गया उसमें बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया वर्किंग के लिहाज से कि आप जिस तरह समझते हैं कि आपका दायरा बेहतर जा सकता है, आप इस पर वर्किंग करें। और मुझे भी यही था कि स्टार्टअप है और यहाँ पे इतना एक्सपीरियंस जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकूँगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पर आके दोनों चीज़ों पे, एक तो जो लैकिंग्स थी उनको हमने दूर किया, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरों से बेहतर लेकर आए। लाइक हमारे पास जो लैब्स हैं बाकायदा प्रैक्टिकल वर्किंग के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लेवल की, हम दावे से कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी दूसरे प्राइवेट कॉलेज के पास उस लेवल की साइंस लैब्स नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है उस लेवल की। हमारे पास बाकायदा बच्चों के लिए हमने एडिटोरियम्स जो हैं वो डिज़ाइन किए। क्लासरूम्स में हमारा जो सिटिंग प्लान था, लाइब्रेरी बाकायदा वेल इक्विप्ड है, कैफेटेरिया, हर चीज़ को मैनेज किया। दूसरी चीज़ जो सबसे बेसिक चीज़ थी वो थी स्टूडेंट्स की सेटिस्फेक्शन, और उस सेटिस्फेक्शन के लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए अदारे पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। वो हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की कि बच्चों का ये ट्रस्ट लेवल है कि इंफॉर्मेटिक्स उनको कभी भी किसी भी पॉइंट पर तनहा नहीं छोड़ेगा। इवन लॉकडाउन के डेज में भी हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, और उसकी वाले से हमने डिफरेंट जो हैं वो पूरा एक सेटअप बनाया, पूरा एक स्ट्रक्चर डेवलप किया, डिफरेंट ऑफर्स दिए। ये थे कसवर साहब मेरे साथ। कसवर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमें इंफॉर्मेटिक कॉलेज की जो बिल्डिंग है, जिसकी लाइब्रेरी है, मैंने सुना है कि बड़ी लग्जरीज आपने ये बिल्डिंग, बड़ी ग्रैंड बिल्डिंग बनाई हुई है, तो आप हमें इसका जो है पूरा विजिट कराएं। लॉकडाउन के दिनों में अपने स्टूडेंट्स को तनहा नहीं छोड़ा, और ये दूसरे ब्रांड से, इसलिए मैंने खुद इसका मैं विटनेस हूँ, डिफरेंट है कि इन्होंने वो लेक्चर रिकॉर्ड करके उन तक नहीं दिए, इन्होंने अपनी एक ऐप बनाई, लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उसको लॉगिन किया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि वो स्टूडेंट्स जो गांव में रहते थे, जिन तक पहुंचना जो है, इनके लेक्चर्स का पहुंचना बड़ा मुश्किल था, इन्होंने क्या किया कि उन अपने स्टूडेंट्स को टैब की सहूलत मुहैया की, और टैब भी फ्री ऑफ कास्ट, और इसके साथ साथ उसके अंदर पर मंथ जो है एक डेटा सिम उसके अंदर डालकर उनको टैब दिया, ताकि उनकी एजुकेशन का हर्ज ना हो। ये होते हैं अदारे जो अपने स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखते हैं। कसवर साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपके जो चेयरमैन साहब हैं, या आपकी जो टीम है, आपकी जो फैकल्टी है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं और उसको किस तरह लेकर चल रहे हैं? सर, जहाँ तक वर्किंग एटमॉस्फेयर की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब का, क्योंकि हमारा विजन एक था, हमारी सोच काफ़ी मैच होती थी,
तो उन्होंने इसमें फ्री हैंड दिया। और डेफिनेटली जब एक पर्सन पे, ये एक ह्यूमन साइकी है जी जी जी, कि हम पे जब पूरा ट्रस्ट किया जाता है किसी इंसान पे, तो वो उस ट्रस्ट को निभाने के लिए फिर अदारे को ओन करता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो किया और उसके नताइज जो हैं वो सबके सामने हैं। बाकी सर टीम जो है, ये एक सबसे बड़ा एक जो टास्क होता है वो होता है अच्छे टीचर्स को मेंटेन रखना, उनको मैनेज करना, टीम को साथ लेकर चलना। अल्लाह का फजल ये है कि हमने आरिफ वाला की सतह पे अपने अपने सब्जेक्ट में जो अब बहुत कमाल के असातिज़ा थे उनको हायर किया। अब उस टीम को जो हमने एक डिफरेंट फूल चुन के गुलदस्ता बनाया, उसको लेकर साथ चलना एक टास्क था। आपने डिफरेंट फूल चुनने का कहा, तो एक ये मुझे बताएं कि जितने भी टॉपर बच्चे हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, इस अदारे को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं वो? उसकी सर जो है वो रीज़न, एक सबसे बड़ी रीज़न जो है वो हमारे असातिज़ा किराम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक बेहतरीन टीम है और सबके सब एक्सपीरियंस लोग हैं। ना सिर्फ कि वो इंटरमीडिएट को पढ़ाने के एक्सपीरियंस है जो कॉलेज विंग है हमारा, बल्कि वो एंटी टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। उनके बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी डॉक्टर्स बन रहे हैं या बन चुके हैं। सारी की सारी टीम है, सभी लोगों के हाथों से पोजीशन होल्डर प्रोड्यूस हुए हैं। गुड। और इस वजह से लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है हम पे वो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है। तो टीम में कॉन्फिडेंस और वो तभी कायम होता है जब एक एडमिनिस्ट्रेटर, जब एक प्रिंसिपल, जब हमारे डायरेक्टर्स अपने ज़ात पे दूसरों को तरजीह देना शुरू कर दें। गुड। इनकी ज़रूरियात को अपनी ज़रूरियात पे तरजीह देना शुरू करेंगे, जब ये एक सेक्रीफाइस करेंगे हम एक दूसरे के लिए, तो फिर हमारे अंदर एक एहसास का रिश्ता कायम होगा। और जब ये एहसास का रिश्ता कायम हो जाएगा, फिर कोई भी आपकी इस यूनिटी को, इस इंटीग्रेशन को तोड़ नहीं सकता। और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हमारी टीम में ये यूनिटी, ये इंटीग्रेशन, ये कोऑर्डिनेशन ये मौजूद है। कसवर साहब, एक ज़ाती सा सवाल है, माशाल्लाह आप जवान भी हैं, खूबसूरत भी हैं, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में पढ़ाने का आपका तजर्बा भी है, को एजुकेशन में पढ़ा भी आपने और पढ़ाते भी रहे, तो फिर किसी के साथ मोहब्बत तो हुई होगी? सर ये एक फितरी अमल है, मोहब्बत होना, लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना, तो ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें जो हैं साथ साथ अट्रैक्शन, दूसरों की तरफ तवज्जो, ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। लेकिन क्योंकि जब आपका एम आपकी पर्सनल सेल्फ से बड़ा हो, तो फिर उस चीज़ को जब हम लेके चलते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें सेकेंडरी लेवल पर आ जाती हैं। कितने इश्क हुए ज़िंदगी में? सर ये इश्क की अगर बात करें तो इश्क तो लाइफ में एक ही होता है, और जिसको वो हो जाता है, जैसे डिस्कस एक किसी दाना आदमी का जो था वो कॉल था, दुआ थी कि अल्लाह ताला जो है वो मर्दों को इश्क से बचाए रखे, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये फिर इंसान किसी और काम का रह नहीं जाता। इसका मतलब इससे बचे रहे। और लेकिन ये आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी शादी जो है अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? सर अरेंज मैरिज है, फैमिली में है, और उसमें प्योरली जो है वो पेरेंट्स की चॉइस है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ से बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, पेरेंट्स का डिसीजन है। और सबसे एक चीज़ जो है ज़िंदगी का जो मोटिव है वो ये कि पेरेंट्स अगर आपसे खुश हैं तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। माशाअल्लाह। और मेरी जो इसमें जो आज सक्सेस अगर थोड़ी बहुत है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे वालिदैन की, मेरे असातिज़ा की दुआएं हैं। बच्चे कितने हैं? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सर 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मेरी 4 साल की है, छोटी बेटी 1.5 साल की है। आपकी कामयाबी के पीछे किस शख्सियत का ज़्यादा हाथ है? सर मेरी कामयाबी के पीछे मैं अगर फैमिली में बात करूं तो मेरे वालिद साहब हैं, और मैं अपनी कामयाबी पूरी की पूरी उनको डेडिकेट करता हूं कि उन्होंने दिन रात एफर्ट की हमारे लिए, और उन्होंने अपनी ज़ात पे हमें तरजीह दी, और हर जगह पर मेरे लिए उन्होंने स्टैंड लिया, अपने रिसोर्सेज से बाहर जाकर भी लिया। अब्रॉड पढ़ाना, ये चीज़ें जो उनके ख्वाब थे, बाज़ाहिर जो हमारी सिचुएशन थी उससे बहुत बड़े लग रहे थे, लोग उनको कहने वाले भी थे, लेकिन उनका एक ड्रीम था कि मैं इसको जो है वो उस लेवल पे लेके जाऊँ। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा रोल है वो मेरे असातिज़ा इकराम। मेरे असातिज़ा इकराम ने मुझे हमेशा, मैं क्योंकि कोशिश थी, और ये चीज़ हमारी जबिलत में आप कह लें कि वो एक शामिल होती है, डाल दी जाती है, हमारी नेचर में थी ये चीज़ कि हमने असातिज़ा का अदब करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इलाके में एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था, सारे असातिज़ा इकराम जानने वाले भी थे, दूसरी चीज़ें भी थी, लेकिन उसके बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ
कि हमारी फैमिली में से, ना सिर्फ मेरे से, हमारी फैमिली के किसी भी स्टूडेंट से कभी इसातिज़ा के साथ बदतमीज़ी हुई हो। और ये उसी का सर करम है, उसी चीज़ का कि अल्लाह का फजल है, आज तक मुझे भी कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने मेरी बात को ऑन ना किया हो, जिसने मुझे रिस्पेक्ट ना दी हो। तो आपको मौसीकी से लगाव है? मौसीकी से सर इटसेल्फ अगर देखा जाए तो मौसीकी से लगाओ एक बहुत पैशनेट हद तक तो नहीं। हाँ, ट्रैवल करते हुए गाड़ी में जब अकेले जा रहे हो, कौन सा गीत पसंद है? नॉर्मली जो मेरी लाइकिंग्स हैं वो ज़्यादातर नुसरत को सुनता हूँ, ज़्यादा लाइक करता हूँ। शायरी से भी लगाव है? शायरी से सर कोई मुझे इस लेवल पे लगाव नहीं है कि लिखने की हद तक, हाँ सुनने की हद तक, क्योंकि लिटरेचर के लोग हैं, हम भी जो है वो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो सुनने की हद तक तो बहुत अच्छी लगती है। कौन सा शायर आपको अच्छा लगता है? कौन सी शायरा अच्छी लगती है? मौजूदा दौर में शायर जो है वो सर थोड़ा सा जो अभी यंग पोइट्स आ रहे हैं उनमें तहजीब हाफी को मैं थोड़ा लाइक इसलिए करता हूँ कि वो उसकी डिले नहीं है, वो जो भी मैसेज है जो भी है वो देता जा रहा है। और थोड़े से बड़े शायरों की बात की जाए ओल्ड एज की तो राहत इंदौरी को, क्योंकि उसके वो जो इनकलाबी जज्बात हैं, ख्याल, उसका अंदाज है आपको, जो उसका अंदाज है वो बहुत ज़्यादा पसंद है राहत इंदौरी का। खुशबू इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल। कौन सा परफ्यूम आपको पसंद? सर उसमें डिफरेंट डेज में डिफरेंट है, लाइक जुमे वाले दिन अमूमन जो है वो ऊद का इस्तेमाल करता हूँ। सही बात है। ये तो सऊदी अरब से तो कहीं नहीं आपको मिला के। एक्चुअली मेरे जो सुसर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मदीना शरीफ में हरम पाक के बिल्कुल सामने जो है मस्जिद नबवी के, वो उनका वहाँ पे बिजनेस है, वहाँ से वो जो है वो खालिस्तान ऊद और इस तरह की चीज़ें, इसीलिए फिर ऊद के साथ आपको ज़्यादा लगाव है। और अगर परफ्यूम्स की बात की जाए तो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो डनहिल डिज़ायर है, उसकी ज़रा खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। कसवा साहब, आप आखिर में हमारे दोस्तों को, हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहें कि वो भी जो है कोई ना कोई बिज़नेस करके, कोई जॉब करके, अपने फील्ड को चूज़ करके कामयाबी हासिल कर सके, तो आप क्या पैगाम देंगे? सर पैगाम इसमें बड़ा सादा है कि आप लोगों ने जो भी अटेन करना है उसको अपना मकसद बनाएं, मकसद हयात बनाएं, गोल बनाएं और उसके लिए चलना शुरू कर दें। इंतज़ार में ना रहें कि कोई आए और आपको धक्का लगाए और मंजिल पे छोड़ा है, ऐसा नहीं होगा। हमारे वहाँ पे जो है वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में बहाउद्दीन ज़िक्र में एक कोटेशन लिखी हुई होती थी दीवार पे, द टीचर इज़ नॉट अ पर्सन हु होल्ड यू फ्रॉम योर फिंगर एंड लेड यू टू योर डेस्टिनेशन, बट टीचर इज़ अ पर्सन हु जस्ट शो यू द राइट वे एंड लेट यू स्ट्रगल। टीचर वो नहीं होता जो उंगली से पकड़े मंजिल पे छोड़ा है, टीचर वो होता है जो आपको रास्ता दिखाए और खुद मेहनत करके पहुंचने दे। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप भी कोशिश करें, आप खुद से मेहनत करें, आप उस सफ़र पे चलें। वो कहा जाता है ना कि इवन द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल फुटस्टेप, कि हज़ारों मील का सफ़र भी एक कदम से शुरू होने, वो कदम उठाएं। दूसरी चीज़, अपने अंदर एक यकीन पैदा करें, एक बिलीव लेकर आएं और अपने ऊपर कभी भी इस चीज़ को हावी ना आने दें कि अगर मेरा ये रोज़गार है, ये चीज़ें हैं, मैं अगर हक को हक कहूँगा तो ये छिन गई तो मैं कैसे चलूँगा। हमेशा राइट लोगों के साथ, राइट चीज़ों के साथ खड़े हों और रिस्क मन जाना अल्लाह है, उसके लिए कोशिश करें, लेकिन कभी भी अपने ईमान को इस लेवल पे कमज़ोर ना होने दें कि आपका तवक्कल हिल जाए कि रिस्क जो है वो शायद मेरा इन लोगों से वाबस्ता है। तो अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, आपके मुकद्दर का रिस्क भी आपको देना है, उसके लिए कोशिश करें और पॉजिटिव रहकर एफर्ट करें। जो ख्वाब बना लें फिर उसके लिए दिन रात मेहनत करें। कभी भी वो कहते हैं ना, क्विटर कैन नेवर विन एंड अ विनर नेवर क्विट्स। जो जीतना चाहता है ना वो कभी छोड़ता नहीं, और जो छोड़ जाता है वो कभी जीतता नहीं। क्विट ना करें रास्ते में से, उसके लिए एफर्ट करें, दिन रात लगाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको या वो चीज़, अपना बिलीव ये बनाए कि आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कल है, तो या तो वो चीज़ आपको मिलेगी जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, या उससे बेहतर अल्लाह देगा इंशाल्लाह। कभी भी मुमकिन नहीं है कि आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करें और अल्लाह आपकी मेहनत रायगा कर दे। मेहनत करें, पॉजिटिव रहें और अल्लाह से ताल्लुक़ अपना झुकाव अच्छाई की तरफ रखें। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को ढेरों कामयाबियों से नवाजेगा। जी दोस्तों, ये थे हमारे साथ मोहम्मद कसवर शकूर साहब। आज का दिन जो है इस टैलेंट के साथ हमारा गुज़रा। उनकी इस गुफ्तगू से जो मैंने नतीजा निकाला है वो ये है कि जो ख्वाब देखते हो उनको जीतने का हौसला रखो। ख्वाब देखकर सो जाना ये नहीं है, लेकिन आपके अंदर उसको जीतने का हौसला भी रखना चाहिए। तो दोस्तों, हम इंशाल्लाह ताला आपको नए नए टैलेंट से मिलाते रहेंगे। खुश रहें और
खुशियां बांटें।